हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द लेक्चर ऑफ मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है नॉर्मलाइजिंग। तो ये बेसिकली नॉर्मलाइजिंग क्या होती है, तो ये भी क्या बोल सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है स्टील के लिए। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द हीटिंग ऑफ द स्टील टू द ऑस्टेनाइट फेज एंड ऑल्सो कूलिंग इट इन द एयर। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टील होती है उसे हमें क्या देनी पड़ती है, हीटिंग इफेक्ट अप टू द ऑस्टेनाइट फेज, यानी कि वो जो है वो ऑस्टेनाइट फेज में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद उसको क्या करना पड़ता है, कूल डाउन इन द एयर। ठीक है, एयर में फिर आपको उसको ठंडा होने देना है। तो ये एक क्या बोल सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग। So when the steel which is a cold work and the crystal structure is distorted and also the metal may be a brittle and unreliable। ठीक है, तो इसका मतलब कि जब भी जो भी स्टील है उसके ऊपर हमने क्या किया है, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन कुछ ना कुछ किया है, तो उसका जो हम ऐसा कुछ ना बोल सकते हैं कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। और वो जो भी हमारे पास मेटल है वो क्या हो सकती है, ब्रिटल भी हो सकती है, और वो क्या बोल सकते हैं, रिलायबल भी हो सकती है। तो ऐसा कुछ ना हो या तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें ना हो, तो ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजिंग का यूज़ करते हैं। एंड ऑल्सो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हॉट वर्कड फोर्ज पार्ट may also be distorted owing to being the worked at very low temperature। तो इसमें क्या होता है कि इंटरनल जो भी हमारा स्ट्रक्चर होता है ड्यूरिंग द हॉट वर्किंग ऑफ एनी ऑफ द फोर्स्ड पार्ट में ऑल्सो भी डिस्टॉर्ट, यानी कि उसके अंदर भी थोड़ा बहुत क्या हो सकता है कि इंटरनल जो भी हमारा स्ट्रक्चर है मटेरियल का वो क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। क्योंकि उधर हमें क्या करना पड़ता है, वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर काम करना पड़ता है। तो इस चीज़ को भी हम विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी सीन दैट अ वेरिएबल फिनिशिंग टेम्परेचर विल रिजल्ट इन अ वेरिएबल स्ट्रक्चर फॉर फोर्जिंग ऑफ द सेम कार्बन कंटेंट। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी हमारे पास फिनिशिंग टेम्परेचर होता है उसमें क्या हो सकते हैं कि चेंजेस हो सकते हैं, अगर हम लोगों ने क्या यूज़ किए हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर जो कि यूज़ होंगे किसमें, हमारे केस में इन द केस ऑफ फोर्जिंग प्रोसेस, लेकिन उसके अंदर सेम कार्बन कंटेंट होना चाहिए। Likewise, if a casting is poured at a somewhat identified temperature and cools at the different rates in the different parts, it may be unreliable। ठीक है, तो इसका मतलब कि कास्टिंग जब भी ऑपरेशन होगा तो वो क्या होता है, कास्टिंग मतलब कि हमें जो भी हमारे पास मेटल होती है उसको हम क्या करते हैं कि मेल्ट करते हैं। फिर जो भी हमारे पास डाइस होती है, मोल्ड होती है, उसमें हम क्या कर देते हैं, उसको पोर कर देते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, कूल डाउन होने देते हैं। तो सो एट अ समवॉट आइडेंटिफाई क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर। इसका मतलब जो भी मेटल है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होगा, उसमें हमें उसको क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, उसको मेल्ट करना पड़ेगा। फिर जो भी हमारे पास मोल्ड है उसमें उसको पोर करना पड़ेगा, यानी कि डालना पड़ेगा। एंड ऑल्सो कूल्स एट द डिफरेंट रेट इन डिफरेंट पार्ट्स। तो उस फिर हमारा क्या जो भी उसका कूलिंग रेट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पार्ट्स और द डिफरेंट शेप्स। तो इसके तो सो इट में बी अनरिलायबल। तो ऐसा भी जो भी हमारी इफेक्ट होती है कूलिंग की, ठीक है, कि उसके क्या हो सकते हैं, रेट कुछ ना कुछ चेंज हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो जो भी हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो रिलायबल कई बार नहीं रहती। तो उनको भी इम्प्रूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग ये जो चीज़ है नॉर्मलाइजिंग वो क्यों करते हैं, पर्पस क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। टू एलिमिनेट द कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मतलब कोर्स ग्रेन यानी कि बड़े बड़े जो भी ग्रेन होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर होता है मेटल का आफ्टर वेरियस ऑपरेशन, उसे हम फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो टू रिमूव द इंटरनल स्ट्रेस दैट में कोज्ड हैव बीन कोज्ड बाय द वर्किंग। ठीक है, इसका मतलब वर्किंग जो भी ऑपरेशन हुए हैं उसके कारण मटेरियल के अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजिंग।
एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील। तो जो भी हमारे पास सपोज कि स्टील के ऊपर जो भी मशीनिंग जो भी ऑपरेशन करने हैं उसके लिए उसकी मैकेनिकल जो भी इफेक्ट होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजिंग एंड ऑल्सो टू ऑब्टेन द डिजायर्ड माइक्रोस्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। उसके साथों साथ हमें जो भी माइक्रोस्ट्रक्चर चाहिए होता है वो हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द मशीनेबिलिटी ऑफ लो कार्बन स्टील। ठीक है, इसका मतलब ऐसे स्टील के जिसके अंदर जो भी हमारे पास कार्बन का कंटेंट कम है उसकी भी मशीनेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजिंग एंड ऑल्सो टू एलिमिनेट द कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर रिजल्ट फ्रॉम द वर्किंग ऑपरेशन सच एज रोलिंग फोर्जिंग। तो ये हमारे पास क्या है कि रोलिंग और फोर्जिंग दोनों के दोनों जनरली कैसी होती है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है। तो उसमें भी क्या हो सकता है कि जो भी हमारे पास कोर्स जो भी हुआ है, ठीक है, ग्रेन का स्ट्रक्चर, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द कास्ट डेंड्रिटिक structures and reduce the segregations by homogeneizing the microstructure। तो ऑलरेडी ये चीज़ हमने सीख ली है कि डेंड्रिटिक सॉलिडिफिकेशन क्या होता है। तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, यानी कि होमोजेनेटिंग जो भी इफेक्ट होती है, यानी कि एक समान क्या हो सकता है, मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है माइक्रोस्ट्रक्चर में विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजिंग टू इम्प्रूव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कास्टिंग एंड फोर्जिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो भी हमारे पास कास्टिंग या तो फोर्जिंग ऑपरेशन हो रहा है तो उससे जो भी हमारे पास पार्ट्स है वो बन रहे हैं, उसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजिंग। इसका मतलब कि सबसे पहले हमें कास्टिंग और फोर्जिंग जो भी है वो क्या कर देना है, उसमें से जो भी हमारे पास पार्ट है वो क्रिएट हो गया, बन गया, फिर उसको हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द वेल्ड स्ट्रक्चर आफ्टर द वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि वेल्डिंग प्रोसेस एक बार डन हो गई, ख़त्म हो गई, तो उसका जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर है वो भी हम कर सकते हैं इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजिंग। तो ये सारे इतने क्या हो सकते हैं कि उसकी पर्पज़ होते हैं कि जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मलाइजिंग। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट इफेक्ट आती है, या तो बोल सकते हैं कि नेक्स्ट हीट क्या बोल सकते, ट्रीटमेंट जो भी हमारे पास प्रोसेस है वो क्या है कि हार्डनिंग। तो हार्डनिंग क्या होती है वो सीखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द हीटिंग द स्टील टू फॉर्म द यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइट फेज एंड कूलिंग द सेम rapidly by the quenching it in a suitable medium such as water, ऑयल, ब्राइन, etc एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अब इसमें क्या कहते हैं वो सीखते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले जो भी हमारे पास स्टील है उसको हमें क्या देनी है, हीटिंग इफेक्ट, ताकि हम उसमें से जो भी हमारे पास यूनिफॉर्म ऑस्टेनाइज फेस है वो हम लोग क्या कर लें, अचीव कर लें। उसके बाद उसको ठंडा होने देना है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, क्विक कूलिंग चाहिए, यानी कि रैपिड कूलिंग चाहिए। इसका मतलब कि जल्दी से उसको ठंडे होने देना है बाय द क्वेंचिंग। इसका मतलब क्वेंचिंग यानी क्या कि ये जो भी हमारे पास वाटर होता है, ऑयल होता है, ब्राइन होता है, उसमें हम उसको क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग, यानी कि रैपिडली उसके अंदर क्या कर देते हैं, डिप कर देते हैं, डुबा देते हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्वेंचिंग। सो इट इज़ द इट इन अ सूटेबल मीडियम। ठीक है, तो उसको हमें क्या कर देना है, क्वेंच कर देना है, मतलब कि उसमें हमें क्या डिप कर देना है, किस में, वाटर में, ऑयल में, ब्राइन में, ऐसे जो भी मीडियम में हम उसे क्या कर सकते हैं, कूल डाउन एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इसका मतलब कि इन द केस ऑफ नॉर्मलाइजिंग क्या था कि जो भी हमारा कूलिंग है वो क्या होता था कि एयर में ही कूलिंग होता था, उसके लिए कुछ अलग मीडिया यानी कि जो भी ऑयल है, वाटर है, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं था। लेकिन इन द केस ऑफ हार्डनिंग हमें जो भी कूलिंग इफेक्ट चाहिए वो कैसे, रैपिड कूलिंग इफेक्ट चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मीडियम यूज़, जो भी वाटर है, ऑयल है, ब्राइन है, उसे हम यूज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं, या तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगी हार्डनिंग। सो फॉर हार्डनिंग द स्टील विच इज़ हीटेड टू फॉर्म द uniform austenite phase by soaking the time of
1 आवर पर 25 mm ऑफ थिकनेस ऑफ द कंपोनेंट। इसका मतलब कि आपके पास कितना है कि सपोज कि जो भी मटेरियल का थिकनेस कितना है 25 mm, तो उसको कूल डाउन होने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, 1 आवर ही चाहिए होगा। इससे थिकनेस ज़्यादा है तो उसके हिसाब से जो भी टाइम है वो भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अप टू 25 mm थिकनेस केवल 1 घंटे में ही वो क्या हो जाएगी, कूल डाउन। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, हार्डनिंग इफेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील and also of the component and then cooled rapidly in a suitable quenching medium as per the hardness requirement। ठीक है, तो उसके बाद जो भी जैसे भी हमें क्या चाहिए, हार्डनेस जो भी हमारे पास चाहिए उसके हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, क्वेंचिंग मीडियम में रख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी है, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या देनी है, हीटिंग इफेक्ट देनी है ताकि हम ऑस्टेनाइट फेज है वो अचीव कर सकें। अब ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा सीख लेते हैं कि हार्डनिंग जो है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है ये है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। सो जो भी हमारे पास अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उससे भी बियॉन्ड 30 एंड 50 डिग्री, यानी कि उससे भी हमें 30 या 50 डिग्री ज़्यादा जो भी हाँ टेम्परेचर है उतना उसको क्या करना पड़ेगा कि हीटिंग देना पड़ेगा, और फिर उसको क्या कर देना है, क्विक कूलिंग कर देना है। तो ये कुछ उसके क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो भी हो सकता है रेंजेस है कि इतने पोर्शन में आपको स्टील दिखाया गया है और इतने पोर्शन में आपको कास्ट आयरन दिखाया गया है। तो कास्ट आयरन के लिए जो भी हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो केवल क्या होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लेकिन हमारे पास स्टील होता है तो उसके लिए अपर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं। तो जो भी हमारे पास अपर क्रिटिकल जो होता है टेम्परेचर 910 जितना, उससे भी 30 या 50 डिग्री ज़्यादा जो भी हमें क्या करनी है, हीट सप्लाई करनी है। फिर उसके बाद हम ये हार्डनिंग इफेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विक कूल, क्या बोल सकते हैं, क्विक कूलिंग, यानी कि जल्दी से उसको ठंडा कर देना है इन अ मीडियम लाइक वाटर, ऑयल और सॉल्ट। सो यहाँ पे आता है कि रैपिड कूलिंग ऑफ ऑस्टेनाइज विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मेटास्टेबल फेस कॉल्ड द मार्टेनसाइट। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑस्टेनाइट फेस को रैपिडली क्या कर देते हैं, कूल्ड। तो उसके कारण एक वो क्या हो सकता है कि मेटास्टेबल जो फेस है मार्टेनसाइट वो क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, विच इज़ अ वेरी हार्ड फेस। तो ये फेस है वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, मार्टेन क्या बोल सकते हैं, मार्टेन साइट फेस। तो इसका मतलब कि हमें क्या चाहिए होती है, हार्डनेस। अगर सपोज कि अगर हमें उसको क्या बनाना है कि हार्डनेस है, यानी कि जो भी मटेरियल को क्या बनाना है, हार्ड बनाना है, तो उसके लिए ये सपोज कि मार्टेनसाइट जो भी हमारा फेस जनरेट हुआ जो कि बहुत ही हार्ड फेस होता है, इसका मतलब कि उसके पास हार्डनेस है वो ज़्यादा होती है। एंड ऑल्सो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोर मार्टेनसाइट टू द ऑस्टेनाइट इज वेरी क्रिटिकल एंड मेनली डिपेंड्स अपॉन द कूलिंग रेट। ठीक है, अब ये ऑस्टेनाइट में से मार्टेनसाइट कितना बनेगा, ये जो अभी हमारे पास स्टील के कूलिंग रेट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, और ये चीज़ कैसी होती है, बहुत ही क्रिटिकल होती है। एंड ऑल्सो द हार्डनिंग प्रोसेस which consists of heating the steel to the temperature above the critical temperature। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले तो हमारे पास जो भी हीटिंग अगर हमें देनी है स्टील को, तो उसका जो भी हमें क्या जो भी उसके अंदर टेम्परेचर हमें जनरेट करना है वो जो भी हमारा स्टील है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा देना है। फिर उसको क्या कर देना है कि होल्ड इट इन दिस टेम्परेचर फॉर द क्या हो सकता है, कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है 910, उससे भी हमने 30 या 50 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर सप्लाई किया, फिर उसको विद इन आफ्टर सम टाइम, यानी कि कुछ ऐसे समय के लिए यहाँ पे जो भी स्टील है उसको हमें क्या कर देना है, होल्ड कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमें कि क्या करना है कि क्वेंचिंग करना है। इसका मतलब कि रैपिड कूलिंग करना है इन वाटर, ऑयल और मोल्टन सॉल्ट। तो इसका मतलब कि फिर उसको क्या कर देना है कि जो भी हमारे पास जो भी मीडियम होगा वाटर ऑयल उसके अंदर उसको डिप कर देना है ताकि वो अच्छे से कूल डाउन हो जाए। लेकिन यहाँ पे कूलिंग रैपिड होता है।
अब हम लोग हार्डनिंग इफेक्ट क्यों, या तो हार्डनिंग इफेक्ट क्यों स्टील को देते हैं, उसका फंक्शन क्या है, या तो बोल सकते हैं पर्पस क्या है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि टू डेवलप द हाई हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस है उससे आपको क्या करना है, डेवलप करना है। अगर सपोज कि मटेरियल हार्ड होगा तो वो क्या करेगा, आसानी से दूसरे मटेरियल को कट करना पड़ेगा। तो वो जो भी उसके पास एबिलिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डनेस। टू रेजिस्ट वेयर, ठीक है, तो इसके आप क्या कर सकते हो, वेयर को क्या कर सकते हो, रेजिस्ट कर सकते हो। इसका मतलब कि उसमें वेयर फॉर्मेशन बहुत ही कम होगा या तो नहीं होगा। एंड टू क्या बोल सकते हैं, एनेबल इट टू कट अदर मेटल्स। तो वो जो हमारा मटेरियल है वो हार्ड हो जाएगा तो वो आसानी से दूसरे मेटल को क्या कर सकेगा, कट कर सकेगा। तो ये भी हम हार्डनिंग से अचीव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव द इलास्टिसिटी एंड टफनेस। तो ये जो भी मटेरियल के पास इलास्टिसिटी जो होती है प्रॉपर्टी, और साथों साथ क्या हो सकती है, टफनेस, उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, टफनेस यानी कि जो भी हमारे पास इम्पैक्ट लोड आ रहा है, ठीक है, मटेरियल पे, तो उसमें उसके हिसाब से फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, टफनेस। एंड ऑल्सो टू अचीव द बेटर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। ठीक है, इसका मतलब जो भी हमारे पास मटेरियल की स्ट्रेंथ है या तो मटेरियल की डक्टिलिटी है, डक्टिलिटी है इसका मतलब कि उसका शेप हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी मटेरियल में से वायर भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो भी हमारे पास मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं उसमें डक्टिलिटी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो भी हमारे पास जो भी हम ये जो विद द हेल्प ऑफ हार्डनिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक बेटर जो भी कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेंथ का और क्या बोल सकते हैं डक्टिलिटी का, वो हम अच्छे से अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्डनिंग। अब ये आज के जो भी हमारा लेक्चर हुआ उसके हिसाब से क्वेश्चंस हैं कि एक्सप्लेन नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस एंड एक्सप्लेन द हार्डनिंग प्रोसेस। तो ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो जीटीयू में 3 या 4 मार्क में पूछे जाते हैं, तो अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है और उसको लिख के भेज देना है गूगल क्लासरूम।